नमस्कार। मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इस संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे शिक्षा विभाग में YouTube चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाने का वादा किया है। उसके हिसाब से मैं रमाकांत रावत श्रीमती शीतल बड़ौनिया बालिका इंटर कॉलेज मेहरौनी के प्रवक्ता, बायोलॉजी प्रवक्ता के रूप में सभी छात्र छात्राओं को बायोलॉजी का अध्ययन कराएंगे सिलेबस के हिसाब से। तो हमारे ये मेरा पहला YouTube चैनल है, पहला वीडियो बनाया हुआ है हमने, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाकर आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है उससे आपको प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर हम कृषि के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, अर्धवार्म, केंचुआ। और बायोलॉजी 11-12 के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर हम केंचुए के बारे में मार्फोलॉजी, केंचुए की संपूर्ण जो पूरी मार्फोलॉजी है उसका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के पास। केंचुआ, भारतीय केंचुआ जिसे हम अर्धवर्म के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम फेरेटिमा पोस्टमा है। और ये जो प्राणी है, ये प्राणी एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनेलिडा संघ, इसका पूरा जो शरीर होता है ये सेगमेंटेड होता है, खंड युक्त होता है, इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है, एनेलिडा संघ में रखा गया है। और ऑलिगोकीटा इसकी क्लास होती है, क्लास एक ऑलिगोकीटा में आता है, ठीक है। और फाइलम इसका क्या हो जाएगा? फाइलम इसका हो जाएगा एनेलिडा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एनेलिडा। और इसकी जो क्लास है, क्लास इसकी आ जाएगी ऑलिगोकीटा में, ऑलिगोकीटा इसकी क्लास आ जाएगी। इसके अलावा इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर माने गण, इसका जो गण होता है वो ओपिस्थोफोरा होता है, ओपिस्थोफोरा। ये इसके मेन चीज है। और इसके बाद इसका जीनस और इसके बाद इसकी स्पीशीज आ जाती है। जीनस इसकी फेरेटिमा है और स्पीशीज इसकी पोस्टमा है। अब अपन इसके मार्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केंचुआ सर्वव्यापी है, माने विश्व के सभी भागों में, मेन रूप से चीन है, मलाया है, मलेशिया है, और जितने भी दक्षिणी पूर्वी वाले भाग होते हैं वहां पर प्रमुख रूप से पाया जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये संपूर्ण विश्व में फैल गया है। इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इसीलिए कृषि छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसान का मित्र इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूमि के अंदर सुरंग बनाकर रहता है, जिससे जो मृदा होती है वो भुरभुरी हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी क्या है, बढ़ जाती है, वातावरण भी बना रहता है, जल धारण क्षमता भी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और केंचुए को अगर देखें हम तो एक कृमि लाइक होता है, बर्म लाइक, ठीक है। ये कैसा होता है? कृमि जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बर्म लाइक ऑर्गेनिज्म इसको हम बोल सकते हैं। और चूंकि ये कहाँ रहता है? भूमि के अंदर, अर्थ में, इसलिए इसको हम अर्थवर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसके शरीर की मार्फोलॉजी देखते हैं तो ये दोनों सिरों पर थोड़ा सा नुकीला होता है और बीच में ये क्या होता है? मोटा होता है। इसके अलावा इसमें पूरा शरीर इसका सेगमेंटेड होता है, खंड युक्त होता है, ठीक है। और इसके जो खंड हैं वो स्पष्ट बाहर से भी इसको दिखाई देते हैं। इसका रंग कैसा होता है? कलर, तो कलर इसका भूरा रंग होता है या मटमैला सा रंग होता है। इसका जो डोर्सल वाला, पृष्ठ ऊपरी वाला जो तल होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, गहरे रंग का होता है। और जो इसका वेंट्रल अधर वाला तल होता है वो थोड़ा सा हल्के रंग का होता है। तो ये इसका कलर है। कलर किस कारण से होता है? कलर किस कारण से होता है? तो एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट के कारण इसका रंग क्या होता है? हल्का भूरा सा होता है। और पिगमेंट इसका क्या है? तो इसका जो पिगमेंट होता है वो होता है पोरफायरिन। पोरफायरिन पिगमेंट के कारण ही ये केंचुए का रंग होता है, ठीक है। तो ये होगा इसका रंग। इसके अलावा इसका जो जीवन काल है, मतलब ये कितने समय तक जीवित रहता है, तो जो केंचुआ है वो लगभग 3 से 10 वर्ष
3 से 10 वर्ष लगभग इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। मतलब इतने समय तक ये जीवित रहता है और ये निश्चित वातावरण में रहता है। बरसात के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें अधिकांश केंचुए भूमि पर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ठंड और गर्मी आ जाती है तो ये केंचुए जो हैं वो 8 से 10 फीट नीचे मृदा में नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रजनन काल है वो भी बरसात का मौसम होता है, उसी समय मृदा पर आते हैं और प्रजनन क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राणी हैं वो अधिकांशतः एक लिंगी प्राणी होते हैं, लेकिन जो केंचुआ है ये द्विलिंगी प्राणी होता है। मतलब इसमें नर और मादा जननांग एक ही प्राणी के अंदर होते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी जंतु भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके शरीर में जो खंड है, खंड लगभग 100 से 120 खंड हो सकते हैं। ठीक है, और सभी खंड एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए इनका पूरा शरीर जो है वो सम खंडों में डिवाइड होता है और इनके खंडों को मेटामियर्स भी कह सकते हैं। तो इनका जो शरीर है वो मेटामियर्स में रहते हैं। अब देख लेते हैं इनके जो खंड होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इनका जो पहला वाला जो खंड होता है, पहला वाला जो खंड होता है वो कहलाता है पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम पहला जो खंड है उसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, परिटुन के नाम से उसको जाना जाता है। और इसी के अधर वाले तल पर इनका मुख माउथ प्रेजेंट होता है। तो माउथ कहाँ होता है, केंचुए के प्रथम खंड में, और केंचुए के प्रथम खंड को क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। और पेरिस्टोमियम में क्या प्रेजेंट होता है, उसके अधर तल पर माउथ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके पहले खंड के ऊपर की तरफ एक प्रोस्टोमियम भाग होता है, प्रोस्टोमियम वाला भाग होता है इसके ऊपरी खंड में, जो कि एक छज्जे की भांति होता है। इसको हम मुखाग्र कह सकते हैं और ये ढके हुए रहता है। पहले खंड के आगे वाले भाग पर लटकी हुई कंडीशन में प्रोस्टोमियम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके 14, 15 और 16 में ये जो 3 खंड होते हैं एक साथ मिलकर क्लाइटेलम वाला भाग बनाते हैं। क्लाइटेलम वाला भाग बनाते हैं, इसको पर्णायिका कहते हैं। और क्लाइटेलम वाले भाग का काम क्या है, तो क्लाइटेलम वाले भाग जो है वो 3 जो खंड होते हैं 14, 15 और 16, ये तीनों खंड मिलकर क्लाइटेलम बनाते हैं। इनके चारों तरफ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कोकून का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करते हैं, कोकून का निर्माण करते हैं। कोकून के अंदर ही केंचुए में फर्टिलाइजेशन होता है। चूंकि ये द्विलिंगी प्राणी है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय 2 केंचुए की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक केंचुआ नर की भांति और एक केंचुआ मादा की भांति होता है। इसलिए इसमें परनिषेचन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। एक ही केंचुए में जन्म नहीं हो सकता है। तो 14, 15, 16 वाले खंड में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके 14वें वाले खंड में एक क्षेत्र पाया जाता है, वो भी आधार तल पर। उस क्षेत्र को हम क्या बोल सकते हैं, उस क्षेत्र को फीमेल जेनाइटल पोर कहते हैं। फीमेल जेनाइटल पोर कहते हैं, या मादा जनन क्षेत्र, जो कि केंचुए के कौन से खंड में होता है, 14वें खंड में होता है। और एक क्षेत्र के रूप में होता है, वो भी अधर वाले तल पर। ठीक इसी प्रकार अगर हम केंचुए में देखें, चूंकि ये द्विलिंगी है अतः इसमें नर जनन क्षेत्र भी होता है। 18वें खंड में एक जोड़ी अधर क्षेत्र दिखाई देंगे और अर्धचंद्राकारी क्षेत्र होते हैं। इसको मेल जेनाइटल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेल जेनाइटल पोर, मतलब नर जनन क्षेत्र कहते हैं। ये कौन से खंड में होते हैं, 18वें खंड में होते हैं। इसके बाद इसके अंतिम खंड को एनस कहा जाता है। एनस या गुदा क्षेत्र कहा जाता है। अंतिम खंड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखेंगे कि पहले खंड 14, 15, 16 खंड और अंतिम खंड को छोड़कर प्रत्येक खंड के अधर वाले तल पर छोटे छोटे काइटिन के बने छोटे कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सूक या सीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक या सीटी। ये इनके प्रजनन अंग कहलाते हैं। मतलब केंचुआ जो है इन्हीं सूक या सीटी की सहायता से चलता है।
ठीक है। तो ये इनके प्रचलन अंग हो गए, लोकोमोशन ऑर्गन्स होते हैं, इन्हीं की सहायता से केंचुआ चलता है। कहाँ कहाँ होते हैं, तो पहले 14, 15, 16 में और अंतिम खंड को छोड़कर प्रत्येक खंड के अधर तल पर ये सुपरसिटी पाए जाते हैं। काइटिन के ये सुपरसिटी बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9 में खंड में स्पर्मेथिक पोर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या काम करता है, ये जो केंचुआ है वो दूसरे केंचुए के शुक्राणुओं को, शुक्राणु माने स्पर्म को ग्रहण करने का काम करता है। मतलब 5वें और 6वें खंडों के बीच में छिद्र होंगे, 6वें 7वें खंडों के बीच में एक जोड़ी छिद्र होते हैं, 7वें और 8वें खंडों के बीच में एक जोड़ी छिद्र होते हैं और 8वें 9वें खंडों के बीच में एक जोड़ी छिद्र होते हैं। ये क्या करते हैं, शुक्रग्राहिका छिद्र कहलाते हैं, अर्थात ये शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। किसके शुक्राणुओं को, दूसरे केंचुए के शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। इसके अलावा थोड़ा सा और इसको बता दें कि जो केंचुआ है ये भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है। तो चूंकि केंचुआ जो है मृदा में रहता है और भोजन के रूप में ये मिट्टी को, नम मिट्टी को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नम मिट्टी में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ये इनमें ग्रहण कर लेता है और उनका पाचन करता है और भोजन करता है। बकाया बची हुई जो मिट्टी है उसको एनस छिद्र से बाहर निकाल देता है। एनस छिद्र से बाहर निकालने के कारण इनके पीछे की तरफ छोटे छोटे इस प्रकार के ढेर टाइप के बन जाते हैं, मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। इस मिट्टी के ढेर को कास्टिंग कहते हैं, कास्टिंग या पुरीस कहते हैं। ये क्या है, ये कास्टिंग और पुरीस जो है ये मिट्टी के छोटे छोटे ढेर होते हैं जो केंचुए पाचन क्रिया के बाद मिट्टी को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी कास्टिंग और पुरीस के कारण जो मृदा होती है उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा उत्पादन क्षमता प्राप्त होती है या ज्यादा उत्पादन खेतों का क्या होता है, बढ़ जाता है और हमें आर्थिक रूप से लाभ होता है। तो केंचुआ आर्थिक महत्व का जीव होता है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। उनके खेतों में केंचुआ होने के कारण उनकी फर्टिलिटी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ये आज का वीडियो था, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।